अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है। जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम जारी है। और क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है और इससे ह्यूमैनिटी को, इससे मैनकाइंड को बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए साइंटिस्ट इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे जिन जिन चीज़ों के बारे में। टॉपिक ऑफ द डे आज हमारा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइमलाइन, और फिर आगे इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स जो होंगी कि इसमें इसके लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पॉसिबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर और इसमें कुछ फ्लॉज हैं, पिटफॉल्स, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ टुडे, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, नैनो एंड टेक्नोलॉजी। ये दो वर्ड्स का कॉम्बो है। नैनो, जो हम जानते हैं कि नैनो हमारे पास एक स्केल है, यानी कि नैनोमीटर एक लेंथ का हमारे पास स्केल है, जिसमें हम कहते हैं कि 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इज़ कॉल्ड नैनोमीटर। 10⁻⁻⁹ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नैनो। अब हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी हमें किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उनके डिफरेंट मशीन्स की, उनकी टेक्निक्स, और किस तरह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से एक स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन सी चीज़ बताती है? टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी ने हमें हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। हम अपने नॉलेज को, अपने टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई नैनो और टेक्नोलॉजी की अलग-अलग हमने बात कर ली कि नैनो क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। अब नैनो टेक्नोलॉजी एज अ होल हमारे पास क्या है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली हम किसी भी मैटर को एटॉमिक स्टेट पर किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि किसी भी मैटर को, किसी भी मटेरियल को हमने एटॉमिक स्केल पर स्टडी करनी है उसकी, और उसमें उसको स्टडी करके उसमें से अपने फ़ायदे की चीज़ निकालनी है। ये हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें हमारे पास इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे सिस्टम्स की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। उनको इंजीनियर करते हैं। किसी भी चीज़ को एटॉमिक लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना, उसको माइक्रो लेवल पे जाके उसको फंक्शनल सिस्टम को देखना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के लिए आता है। जैसे कि हमने पहले बात की, नैनोमीटर जो है ये 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर है, ठीक है। तो इसकी विड्थ मैक्सिमम कितनी होगी? 3 to 4 एटम्स की। जबकि हमारा एक हेयर जो है, ह्यूमन हेयर, उसकी भी 2500 नैनोमीटर विड्थ होती है। तो आप खुद सोच लें कि एक नैनोमीटर जो है, एक नैनोमीटर कितना स्मॉल यूनिट है। तो हम उस लेवल पे जाके, उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं चीज़ों की, और अपने उसमें से किस तरह से वो चीज़ें हमें हेल्प आउट कर सकती हैं, हम देख रहे हैं। उसके बाद इसकी हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई, जब हमारे पास 1959 में एक फेमस प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, डॉक्टर रिचर्ड पी फेनमैन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहले। उसके बाद 1981 में हमारे पास स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई, और उसके बाद फ्लोरेसेंस हमारे पास डिस्कवर हुआ तकरीबन 1985 में। तो इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को इमर्ज करने में हमारी हेल्प की। इन्होंने हमें लीड किया टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो 1974 के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी की टर्म को फर्स्ट टाइम नारियो टैनिगुची ने कॉइंड किया। उन्होंने एक हमें टर्म दी नैनो टेक्नोलॉजी की। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब उसके बाद इसकी आ जाएगी टाइमलाइन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई वो हुई 21st सेंचुरी से, ठीक है। तो अर्ली 2000s में हमने देखा कि इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई नैनो टेक्नोलॉजी की। मतलब वो छोटी थी, बहुत बल्क एप्लीकेशंस थी नैनो मटेरियल्स की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक हमें नैनो टेक्नोलॉजी की कमर्शियल एप्लीकेशंस 21st सेंचुरी के स्टार्ट में मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद हमने सिल्वर नैनो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया,
और इनको हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नैनो टेक्नोलॉजी बेस नैनो पार्टिकल बेस्ड ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन्स बनाई, जिनमें हमने कार्बन ट्यूब्स को यूज़ किया था। और इसी तरह हमने कार्बन ट्यूब्स को स्टेन रेजिस्टेंस टेक्सटाइल्स के तौर पे भी यूज़ किया, कि हमने टेक्सटाइल में कार्बन नैनो ट्यूब्स को यूज़ किया, जिससे हमारे पास जो भी हमने जो भी कंपोनेंट्स बनाए, जो भी ये हमने हमारा आउटकम आया, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाई, वो स्टेन रेजिस्टेंट थी, यानी कि उस पर कोई भी चीज़ जो है वो टिकती नहीं थी, वो उसको जो भी उसके ऊपर स्टेन लगता था ये उसको रिपेल कर देती थी। तो उसके बाद हमने इसकी टाइमलाइन देखी, 2000 तक जो इस पर काम हुआ, उसमें हमारे पास पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है। इनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। इनमें हमारे पास क्या आया, हमारे पास एरोसोल्स, कोलाइड्स, कोटिंग्स, नैनो पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई। ऐसे ही नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटल्स, पॉलीमर्स, सिरामिक्स, ये सारी जितने भी हमारे पास इनकॉर्पोरेटिंग नैनो स्ट्रक्चर्स थे, ये पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन हम इसको कहते हैं। उसके बाद 2000 से 2005 तक हमारे पास आई सेकेंड जनरेशन। इस टाइम में जो भी हमारे पास आए उनको हम कहते हैं एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स। इनमें हमारे पास टारगेटेड ड्रग्स, बायो डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, एक्चुएटर्स और एडाप्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। ये सारे के सारे हमारे पास एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स में आ गए। उसके बाद हमने 2005 से लेकर 2010 तक जो किया उसको हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स, ठीक है। हमने नैनो सिस्टम से फिर आगे बहुत सारे सिस्टम्स जनरेट कर लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास 3D नेटवर्किंग, फिर उसके बाद बहुत सारे रोबोटिक्स, यानी कि हमने डिफरेंट रोबोट्स बना लिए, एवोल्यूशन, यानी कि उस नैनो सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने बहुत सारे नेक्स्ट सिस्टम जनरेट कर दिए 2005 से लेकर 2010 तक। उसके बाद अब तक हमने जो इस पर काम किया 2015 to 20 जो हमने इसका काम किया, वो हमने किया नैनो मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स पे, ठीक है। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर डिवाइसेस और बहुत सारे इमर्जिंग फंक्शंस और बहुत सारे काम अभी भी जारी हैं। तो ये हमारे पास इसकी टाइमलाइन होगी कि किस तरह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी आई। अभी तक जितना इस पर काम हुआ वो हमने देख लिया, कि पहले हमारे पास मैक्रो स्ट्रक्चर्स आए, यानी कि वो चीज़ जिसको हम आँख से देख सकते थे उसको, फिर उसको हमने चेंज किया माइक्रो स्ट्रक्चर्स में, वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते थे हमें नज़र नहीं आती थी। फिर उसके बाद हम नैनो तक चले गए, कि वो 1 मीटर का भी बिलियंथ पार्ट, यानी कि उसकी लेयर जो है वो इतनी थिन है कि 1 to 4 एटम्स जो हैं वो एक लेयर में मौजूद होते हैं। तो ये हम नैनो स्केल तक आ गए। अब इसके लिए हमारे पास कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी है, हमने मॉडर्नली अभी बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंट मॉडर्न डेवलपमेंट्स की हैं, जैसे कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप हमने बनाई, हमने स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप बनाई, जिसको हम STM भी बोलते हैं। ये जो हैं ये हमारे पास स्कैनिंग प्रॉब्स हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हम नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए हैं। हमने नैनो टेक्नोलॉजी को इन्हीं के थ्रू जो है इन्वेंट किया है या लॉन्च किया है। उसके बाद और नैनो लिथोग्राफी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल लिथोग्राफी के लाइट के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की लिथोग्राफी करते हैं, एक्सरे लिथोग्राफी, डीप पेन नैनोग्राफी और इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, यानी कि जैसे हमने इंक जेट प्रिंटर के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर किस तरह से इसकी वर्किंग है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। ये सारे जो थे हमने नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इनको भी डेवलप किया। उसके बाद लिथोग्राफी हमने MEMS में, ठीक है। हमारे पास क्या होता था कि हमने कोई भी एक पैटर्न है उसको हम किसी दूसरी जगह पर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि अगर हम एक फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल को यूज़ करें और उसके ऊपर सेलेक्ट और उसको एक्सपोयर करें उसका लाइट के अंदर, यानी कि हमको जिस जगह पर उसको हमने एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल, उसके ऊपर हमने सेलेक्टिव जगहों पर जिन जिन चीज़ों को हम जहाँ से पैटर्न जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन सेलेक्टिव जगहों पर हमने अप्लाई किया, हमने लाइट अप्लाई की, और उस लाइट की वजह से फ़ोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से हमारा जो पैटर्न था वो ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगहों पर। ठीक है, लिथोग्राफी हमारे पास ये है। उसके बाद हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में देखा। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलोट्रॉप्स होती हैं कार्बन का। ठीक है, एलोट्रॉप बनाती हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, नैनो स्ट्रक्चर्स के साथ कार्बन जो है ये एलोट्रॉप बनाता है और उसको हम कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, इनकी लेंथ जो है वो लेंथ और डायमीटर रेशो जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि हम ये कंसीडर कर दें कि हमारे पास 13 करोड़ टू 20 लाख इसकी अगर लेंथ हो तो 1 मीटर उसका डायमीटर होगा, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है इनके दरमियान, रेशो इतनी कम है। तो नैनो ट्यूब्स जो होंगे कि फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर फैमिली का भी एक पार्ट होते हैं। अब हमारे पास फ्लोरेसेंस हम इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि एक 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन होती है जिसको हम ग्राफीन भी कहते हैं। ग्राफीन ये जो हम ग्राफीन के थ्रू डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल, इनको हम ग्राफीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो कि आजकल एक हॉट टॉपिक बनी हुई है। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वैसे तो ये 1 एटम लेयर के ऊपर मुश्तमिल हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम जो है लाइट वेट चीज़ें बना सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स, एयर जेट्स, डिफरेंट चीज़ों को हम उनकी स्ट्रेंथ भी होगी और उनका वेट भी बहुत कम होगा। तो ये इजीली डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेंसर्स वगैरह में, कि जहाँ पर हमें केमिकल वेपर्स वगैरह की डिटेक्शन में, इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस है। अब हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करने के इनका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं बाईसाइकिल कंपोनेंट के तौर के ऊपर। इसको हम यूज़ कर सकते हैं लाइट वेट बोट्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले बात की, क्योंकि ये एक तो लाइट वेट होता है, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन चिप्स के साथ चेंज कर दें, ठीक, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स जो नैनो ट्यूब्स कार्बन नैनो ट्यूब से मिलकर बने होंगे, एक तो वो स्मॉल होंगे, जब वो स्मॉल होंगे तो वो लेस हीट इमिट करेंगे, तो हमारी जितनी भी हम जो भी उससे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एक तो वो हीट अप कम होंगे, दूसरा उनका एरिया भी कम होगा और उनकी वर्किंग भी अच्छी होगी। इसी तरह हम इनको इलेक्ट्रिक केबल्स में, वायर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं नैनो ट्यूब्स को, सोलर सेल्स में और डिफरेंट फैब्रिक्स में भी हम कार्बन नैनो ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वांटम डॉट्स की बात करेंगे, जिन्हें हम नैनो रॉड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी नैनो स्केल ऑब्जेक्ट्स की एक ख़ास मॉर्फोलॉजी है, यानी कि उनका एक ख़ास स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इनकी डायमेंशन रेंज होती है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इनको हम मेटल से, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये लिगेंड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। लिगेंड्स का एक कम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसको हम शेप कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और ये शेप कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट फेसेस के साथ डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं और हर बॉन्ड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जब ये नैनो रोड्स में बनने वाले ये बॉन्ड्स जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनके जितने भी फेसेस हैं उनका ग्रोथ रेट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से एक एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है। अब हम इनको क्वांटम डॉट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इनको डिस्प्ले टेक्निक्स में, क्योंकि इनकी रिफ्लेक्टिविटी रॉड्स की चेंज कर सकते हैं हम इनकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हुए। इनको हम माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स में, जिनको MEMS कहते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं। इनको हम कैंसर थेरेपॉटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नैनोबॉट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास छोटे से मटेरियल्स नैनो, जिनका स्ट्रक्चर जो है या जिनका जो हम कह सकते हैं कि जो नैनो, जिनका स्केल 10⁻⁻⁹ के करीब होता है। ठीक है, ये R एंड D फेज़ के अंदर पाए जाते हैं।
ठीक है, R&D फेज़ को हम नेक्स्ट इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नैनो बोर्ड जो होते हैं ये 1.5 नैनोमीटर के अक्रॉस होते हैं और ये किसी भी केमिकल सैंपल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को इवन के काउंट करने में भी काम आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में, ठीक है, और इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट में हमें इकट्ठे होकर ये किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जितने भी टास्क हों उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक, ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। इनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये ड्रग डिलीवरी के लिए काम कर सकते हैं, ये बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर काम कर सकते हैं। अब ये ड्रग डिलीवरी के लिए कैसे काम करेंगे ये हम बाद में इन डिटेल अभी बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसकी अप्रोचेज़ इन नैनो टेक्नोलॉजी के। नैनो टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन सी अप्रोचेज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, इसमें हमारे पास जितने भी मटेरियल्स या डिवाइसेस होती हैं उनको हम मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, अपने ही मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ठीक, वो केमिकली अपने आप को ही असेंबल करती हैं और अपने मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उनकी अपनी ही ब्रीड्स बनती हैं और उनके थ्रू जो है वो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स और डिवाइसेस बनती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग नैनोलिथोग्राफी, जैसे कि हमारे पास वॉटसन क्रिक का मॉडल था डीएनए का, उसके अंदर किस तरह से पेयरिंग हुई हुई थी हमारे पास बेसिस की, उनकी अगर हम नैनोलिथोग्राफी देखें तो हमें बॉटम अप अप्रोच की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप डाउन। टॉप डाउन जो है ये बहुत कम यूज़ होती है ये अप्रोच। ठीक है, इसको हमें लार्ज एंटाइटीज़ बनाते हैं हम इस तरीके से कि हमारे कोई भी एटम्स जो हैं उनकी एटॉमिक रिएक्शंस जो हैं उनमें बाउंसिंग ना हो। ठीक है, इसको बहुत लेस प्रैक्टिस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम अप अप्रोच के। बॉटम अप अप्रोच को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद इसमें हम जो सॉलिड स्टेट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं ऐसी डिवाइसेस बनाने के लिए जिनको हम नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि NEMS। ठीक है, और जो कि हमारे माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ भी रिलेटेड हैं, जैसे MEMS। अब माइक्रो जो है ये नैनो से थोड़ा बड़ा है, नैनो सबसे छोटा स्केल तक हम पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास माइक्रो और नैनो जो है स्केल्स ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि NEMS और MEMS भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब हमारे पास जो MEMS है इसमें हमारे पास ये तब प्रैक्टिकल होता है जब हम डिफरेंट चीज़ों को सेमीकंडक्टर्स को मॉडिफाई करके उनसे डिवाइसेस को फैब्रिकेट करते हैं डिफरेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में। और इनसे हम ज़्यादातर कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चीज़ें बनाते हैं वो हम इन्हीं को यूज़ करते हुए बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह को यूज़ करते हुए। तो अब हम इनमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बात करेंगे हम जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये डर्ट रिपेलेंट है, ये डर्ट को अपने ऊपर जमने नहीं देता, गर्द को ये फ़ौरन से, जैसे कि हम डिफरेंट पेंट्स जो करते हैं आजकल यूज़ हो रहे हैं जो डर्ट रिपेलेंट है कि वो डर्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, खुद के ऊपर नहीं आने देते और डर्ट को रिपेल कर देते हैं। इसी तरह हाइड्रोफोबिक है कि वाटर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, वाटर को भी रिपेल कर देते हैं। कॉस्मेटिक्स और स्ट्रेन्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, उनमें से भी रेजिस्टेंट है। इसी तरह सिल्वर आयन के अंदर क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी है तो इसको हम डिफरेंट ड्रग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम सिलिकेट
इसको हम ऐसी मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं जैसे कार्स वगैरह में, अगर हमने उन्हें स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाना हो कि उनके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, तो हम उनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह गोल्ड आयन हम यूज़ करते हैं चिप फैब्रिकेशंस के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए। अब ये सारे मटेरियल्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से हमारे नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल्स में, जो भी सेमीकंडक्टर्स मॉडिफाइड हुए हैं वो ये हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस डिफरेंट चीज़ों में जो इसकी हैं, ठीक है, इनोवेटिव एप्लीकेशंस जिनको हम बोलते हैं, एनर्जी की फील्ड में, मेडिसिन और ड्रग्स में, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो डिवाइसेस, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बायो इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक, नैनो फैब्रिक्स, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत इनोवेशन आ सकती है इसकी इन एप्लीकेशंस की वजह से। यही वजह है कि नैनो टेक्नोलॉजी पर आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है 21st सेंचुरी में, तो इस पर बहुत काम किया गया है। तो अब ड्रग्स में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें हमारे पास ये नए ऑप्शन हमें बताता है ड्रग डिलीवरी के लिए और ड्रग थेरेपीज़ के लिए। ये कैसे होता है कि इसके थ्रू हम उस जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है, अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें ड्रग, तो ड्रग अगर हमारी बॉडी के या किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट अप्लाई करें कैंसर के लिए, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स जो हैं उनके डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऐसा करते हैं कि उस जो भी हमारी मेडिसन है हम उसको प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक, ट्रीटमेंट के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नैनो साइज कैरियर लेते हैं और ड्रग को उसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक, वो जाकर हमारी उस डिजीज़ साइट के ऊपर लोकलाइज हो जाता है और हमारे कैंसर ट्यूमर को जो है वो वहाँ पर मेडिसिन रिलीज़ करके ट्यूमर को किल कर देता है, ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर हम जो है रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें हम कामयाब हो जाते हैं अपने तजर्बों में, तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ करें और इस तरह से ये जो है काम आ जाए हमारे पास। इसी तरह नैनो बोट्स जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर अगर कहीं ब्लड क्लॉट हो जाए तो ये उनको भी ठीक करने में, उनको क्लियर करने में हमारे काम आते हैं। तो इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी का ड्रग्स में इस्तेमाल हमने देखा। अब फैब्रिक्स में, यानी कि कपड़ों में हम फैब्रिकेशंस में डिफरेंट मटेरियल्स की किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी नॉन मटेरियल्स हैं, फेमिलियर मटेरियल्स हैं, उनकी हमने मैन्युफैक्चर को चेंज कर दिया, उनमें हमने नैनो साइज कंपोनेंट को ऐड करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर दिया ताकि हम उन कन्वेंशनल मटेरियल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक। अब जैसे हमने क्लॉथिंग्स थी हमारे पास, हमने इनको वाटर और स्टेन रिपेलेंट क्लॉथिंग के लिए हमने क्या किया, हमने इनमें नैनो साइज्ड वेसिकल्स डाल दिए, जिनकी वजह से अब हमारे पास ये वाटर जो होता है ये इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, उनके ऊपर बीड की सूरत में, ऐसे मोतियों की सूरत में ऊपर आ जाता है। हमने डिफरेंट मटेरियल्स देखे हैं, आजकल से कपड़े आते हैं कि अगर हम उनके ऊपर वाटर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो वाटर उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता ईजीली, वो उनके ऊपर बीड्स की फॉर्म में रह जाता है। तो मतलब कि वो मटेरियल जो है या वो क्लोथ जो है, वो फैब्रिक जो है वो वाटर रिपेलेंट है। इसी तरह डस्ट रिपेलेंट, स्ट्रेन रिपेलेंट भी होते हैं हमारे पास। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है। स्पिल एंड ड्रट रेजिस्टेंस, हमने एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक्स बनाए कि ऐसे फैब्रिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जो बैक्टीरिया के खिलाफ को रिपेल कर देते हैं या जो वायरसेस को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फैब्रिक्स हमने बना लिए। अब ये फैब्रिक्स में इसकी हो गई। अब उसके बाद इन मोबाइल, अब हमारे पास मॉर्फिक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नोकिया रिसर्च सेंटर में ये फर्स्ट कंसेप्ट आया, कैम्ब्रिज की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सुपर हाइड्रोफोबिक मॉर्फ को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हम मॉर्फ बनाएंगे वो एक तो सुपर हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि वो वाटर रिपेलेंट होगा और डर्ट रिपेलेंट होगा, ठीक। ये अपने आप को अवेलेबल लाइट सोर्स के थ्रू जो है चेंज कर सकेगा और नैनो वायर्स ग्रास जो होंगी वो इसकी सरफेस को कवर कर लेंगी और उनके थ्रू ये फोटोवोल्टिक को यूज़ करते हुए
ये अपने आप को चार्ज भी कर सकता है, अपने आप को खुद ब खुद चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि हम ऐसी कोई मटेरियल बना लें जो कि सन रेज से या लाइट सोर्स से जो है वो अपने आप को चार्ज करता हो। इसी तरह नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने स्ट्रेचिंग इनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और नैनो डिफरेंट मटेरियल जो हैं हम उनको स्ट्रेचेबल बना सकते हैं और उनको हम कंसीवेबल शेप्स के अंदर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनसे हम ऐसे मोबाइल डिवाइसेस बना सकते हैं जिनको हम बेंड कर सकते हो किसी भी जितनी भी फोल्डिंग्स में चाहे, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हम पेपर को तय कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस वो इतनी पतली इतनी थिन होंगी और इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि हम उनको जो है तय लगा के फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेंगे और वो जो हैं वो उनको कुछ भी नहीं होगा, उनके ना तो ख़राब होंगी ना ही उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का, और हम उनको कहीं भी कैरी कर सकेंगे। तो वो स्ट्रेंथ भी उनकी होगी और वो बहुत थिन मटेरियल से बनी होंगी और हम उनको कहीं पर भी इजीली पोर्टेबल भी होंगी। तो इस तरह से जैसे कि हमने डिफरेंट मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि स्क्रीन्स के ऊपर हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह बहुत थिन मटेरियल्स होते हैं। हम जैसे हैंड के ऊपर भी समटाइम्स देखा होगा कि एक आहिस्ता पतली सी लेयर होती है और उसके थ्रू आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम को। तो ये सारे जो हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर दिखाया गया है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड्स को हम नैनो वायर्स के ज़रिए बनाएं तो इससे ये होगा कि हमारे जितने भी पैनल डिस्प्लेज होंगे एक तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और थिन हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि वो 2 या 4 एटम्स की हमने कहा लेयर होती है तो थिन होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, नैनो लिथोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चिप्स की फैब्रिकेशन के लिए, ठीक है। हमने डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को बनाया है बाय यूजिंग नैनो वायर्स, ठीक है। और इनके ज़रिए जो है हमारे पास ग्लास की थिन फिल्म्स बन जाती हैं जिनके थ्रू हम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बना सकते हैं। इसी तरह ई पेपर डिस्प्लेज हमारे पास सन ग्लासेस वगैरह का, जैसे कि हम कार की जो है विंड शील्ड्स वगैरह उनके ऊपर हम मैप को जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। उनको हम कार्बन नैनो ट्यूब्स की उनकी जगह पर जो हमारे पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं, हम उनको अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हॉलो सिलेंडर है जिसका डायमीटर बहुत थोड़ा है, ठीक है, और ये प्योर कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अब नैनो रॉड्स जो है ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है हमारी डिस्प्ले टेक्निक्स में। इसमें हमारे पास क्या होगा कि लेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि इससे हमारे पास जो डिवाइसेस बनेंगी वो छोटी होंगी, ठीक है। और दूसरा कि वो हीट की एमिशन भी कम करेंगी क्योंकि उनका साइज़ छोटा होगा। इसी तरह हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा हमारे पास नॉर्थ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को ग्रो करेंगे तो हम उनको नैनो डॉट्स भी कहते हैं। इसी तरह हैविट पैकर्ड ने एक ऐसी मेमोरी डिवाइसेस को बनाया कि नैनो वायर्स को अगर हम कोट कर दें टाइटेनियम डाइऑक्साइड से तो हम उससे एक मेमोरी डिवाइस को बना सकते हैं, एक डेवलप कर सकते हैं, एक अदर काइंड ऑफ मेमोरी डिवाइस, ठीक है। इनमें से कुछ जो होती हैं वो नैनो वायर्स जो होती हैं वो दूसरों के पैरेलल जो है वो डिपॉजिट हुई होती हैं किसी और ग्रुप के साथ, ठीक है। और जब हमारे पास इन्हीं के थ्रू जो है हमारे पास मेमोरिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। मेमोरिस्टर्स जो है हम उनको सिंगल कंपोनेंट मेमोरी सेल के तौर पर किसी भी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। हम इसी तरह नैनो वायर्स का जो डायमीटर है उसको रिड्यूस कर देंगे तो
हमारे पास जितने भी रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि एक दिन हम हाई मेमोरी डेंसिटी जो है, जैसे हमारे पास फ्लैश चिप्स होती हैं, हमारे पास एसडी कार्ड्स होते हैं, तो हम इनसे भी छोटी चिप्स यूज़ कर लेंगे जिनकी मेमोरी डेंसिटी बहुत हाई होगी इनकी निस्बत। इसी तरह हमने मैग्नेटिक नैनो जितनी भी बनाएंगे उनमें हमारे पास आयरन के अलॉयज़ होंगे, निकल, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू हम डेंस्ड मेमोरी डिवाइसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम मेमोरी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसी में हमारे पास डिफरेंट फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इंटेल आई सीरीज़, उन्होंने जो चिप्स बनाई हैं वो 65 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर तक हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें तो हम 22 नैनोमीटर तक इसको छोटा कर सकते हैं, और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ऐसा हो चुका है। अब कार्बन नैनो ट्यूब्स के भी कुछ कि ये एक तो फास्टर हैं, इनकी वर्किंग बहुत फास्ट है, दूसरा ये स्मॉलर है क्योंकि इनमें इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके जितने भी नैनो ट्यूब्स के थ्रू हम जो भी मटेरियल्स बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक तो छोटे होते हैं, दूसरे बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, इनसे हमारे पास, क्योंकि कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर में इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर का एक तो साइज़ छोटा हो रहा है, तब इसमें लेस एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि हमारी पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसमें हमारे पास हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे सर्किट जो हैं वो मोस्ट एक्यूरेट हो जाएंगे एटॉमिक लेवल के ऊपर, कि हमारे एटॉमिक लेवल पर हम ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सर्किट्स बना सकेंगे। अब इसके अलावा नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, उनको हम कटिंग टूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है, और इसी तरह ये जो है हमारे पास एरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, और इसी तरह देर तक चलते रहते हैं। जितने भी हमारे पास दूसरे मटेरियल्स हैं उनके थ्रू, उनकी निस्बत, उनके कंपेयर में ये ज़्यादा अरसे तक चलते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा देर तक रहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट बैंडेजेस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इनहेलर के क्योंकि ये हमारे हीलिंग के काम आते हैं, तो इसलिए हम इनको जो है बैंडेजेस में डाल देते हैं कि एक तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और इन्फेक्शंस को भी ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास नैनो पार्टिकुलेट बेस्ड सिंथेटिक बॉन्ड्स भी होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कैल्शियम और फॉस्फेट को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट को हम मैनिपुलेट करके हम फॉर्म करते हैं सिंथेटिक बॉन्ड। ठीक, इसी तरह एरोजेल्स, ये कोई भी लाइटेस्ट नॉन सॉलिड है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मज़ेदार हैं, ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। ठीक है, इस यही वजह है हम इसको स्पेस सूट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इनको स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तो हमने देखा, इनमें कुछ जो थी वो कुछ पे काम हो रहा था, कुछ पे काम हो चुका था। अब इसकी फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, इससे हम जैसे पहले भी बात की, लाइटर, स्ट्रॉन्गर और प्रोग्रामेबल मटेरियल्स बना सकते हैं, जिनमें हमारे पास लेस एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी, कम एनर्जी हम यूज़ करेंगे, और हमारे जैसे कि हमारे पहले कन्वेंशनल मटेरियल्स लेते हैं उनके निस्बत हमारे नैनो मटेरियल्स जो होंगे वो लेस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। और इसी तरह इनमें हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। हमारे बेशक वो हमारी लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारी शिप्स हों, हमारे एयरक्राफ्ट्स हों, हमारी स्पेस व्हीकल्स हों, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हमारे पास साइज़ छोटा हो जाएगा, मटेरियल जो है उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो वो फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी जो है, इसका यूज़ हम नैनो रोबोटिक्स के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नैनो रोबोट्स होंगे ये वो काम भी कर सकेंगे जो हमारे ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, यानी कि वो तो करेंगे ही जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, लेकिन ये वो काम भी कर पाएंगे जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हम रीजनरेट नहीं कर सकते, रीबिल्ड नहीं कर सकते हमारी डिप्लीटेड ओजोन लेयर को, लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन ये एक सिर्फ मिथ है, एक परसेप्शन है कि हो सकता है हम इनको पोटेंशियली यूज़ करते हुए नैनो रोबोट्स को हम जो है इस काम को परफॉर्म कर पाएँ कि हम डिप्लीटेड ओजोन लेयर को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। तो इसी तरह हमारे पास जो नैनो सर्जिकल फील्ड्स के अंदर हमारे पास जो जितने भी मटेरियल्स होंगे वो हम नैनो यूज़ कर रहे होंगे, फिर हम उन नैनो मटेरियल्स के थ्रू, उन नैनो कैरियर्स के थ्रू हम नेचुरल एजिंग से लेके डायबिटीज़, बोन स्पर्स, इन सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सर्जिकल फील्ड के अंदर हमारे पास आती हैं, उनको क्योर कर पाएंगे। और कहते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जिसको हम रिपेयर ना कर पाएँ बाय यूज़ ऑफ नैनो सर्जरी। यानी कि नैनो सर्जरी के थ्रू हम हर काम कर सकते हैं। हम एजिंग, नेचुरल एजिंग से लेके डायबिटीज़, बोन सरप्लस और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल सर्जरी जो है वो हम नैनो सर्जरी के थ्रू कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो अब ये सारी तो इसके एडवांटेजेस हो गए, अब इसमें कुछ पिटफॉल्स भी हैं। ठीक है, अगर एक दफ़ा कोई भी नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला गया, वो हमारी स्किन के थ्रू जा सकता है, हमारी लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाएगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल डैमेज हो सकते हैं। ठीक, एक दफ़ा अगर ये नैनो पार्टिकल हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया तो ये हमारे ब्लड टू ब्रेन बैरियर जो है ये उसको क्रॉस कर सकता है, हमारे ब्रेन तक जा सकता है। मोस्ट डेंजरस जो इसकी एप्लीकेशन है कि अगर हम इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए यानी कि नैनो बॉम्ब के थ्रू यूज़ करें, जैसे कि हमने बात की कि एक ख़ास पार्ट है, एक ख़ास मटेरियल है नैनो पार्टिकल्स के अंदर जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ मल्टीप्लाइंग है। तो अगर हम इंजीनियर करें एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग डेडली वायरस यानी कि नैनो बॉम्ब के अंदर हम एक नैनो बॉम्ब क्रिएट करें जिसके अंदर एक जो कि इंजीनियर्ड सेल्फ मल्टीप्लाइंग डेडली वायरसेस कंटेन करता हो, और उसको हम किसी भी, तो वो ना सिर्फ हमारी एक कम्युनिटी को, एक कंट्री को, बल्कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वाइप कर सकता है, वाइप आउट। इसी तरह नैनो बोट्स जो हैं इनके रेप्लिकेटिंग बिहेवियर की वजह से हम बहुत ज़्यादा ख़तरा है हमारे ग्रे गो को भी, और इस तरह डिफरेंट जगहों पर। तो जिस तरह हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो ये हमने इसके डिसएडवांटेज देख लिए या पिटफॉल्स देख लिए। एट द एंड जो हमारे इस सारे टॉपिक की बॉटम लाइन है, द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ द रियली स्मॉल, कि हमारे फ्यूचर में जितनी भी रेवोल्यूशन है, जो भी बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हमारा आएगा जो कि एस्टॉनिशिंग होगा, जो हैरान कुन होगा, हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देगा, इन स्ट्रक्चर, इन अपीयरेंस वो बहुत ही छोटा होगा। तो अब ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ से मैंने अपने मटेरियल्स को लिया है। तो अगर आपको इस टॉपिक में मज़ा आया, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।